बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप्स को डिस्कस करना है। बेसिकली जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और कम्युनिटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब वो जो डिफरेंट टाइप की स्पीशी हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ किसी न किसी अंदाज में वो इंटरेक्ट कर रही होती है। वो जो इंट्रैक्शन है उनमें से कुछ की एग्जांपल हमने आज डिस्कस करनी है, कुछ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रीडेशन, और इसकी सिग्निफिकेंस भी हमने देखनी है थोड़ी सी। जी, प्रीडेशन का लफ्ज़ी मतलब है शिकार करना। तो यहाँ दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक शिकार करने वाला होगा, एक शिकार होने वाला होगा। तो ये तो पहले बहुत आसान सी डेफिनेशन है। प्रीडेटर कोई भी ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को खा के अपनी खुराक हासिल करता है वो प्रीडेटर कहलाता है। ये बात थोड़ी सी याद रखेंगे। जो प्रीडेटर है वो हमेशा कंज्यूमर होता है, और आम तौर पे जो कंज्यूमर भी वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा या फिर टर्शरी होगा या फिर क्वार्टरनरी होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उन्होंने तो प्लांट से खुराक लेनी है। तो जब भी हम प्रीडेटर की बात करें, ये चूँकि दूसरे एनिमल को खा रहा होगा, तो आम तौर पे इसका जो लेवल स्टार्ट होता है वो सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी किसी भी लेवल का ये कंज्यूमर हो सकता है। तो ये बात ज़हन में रखेंगे। प्रीडेटर हमेशा किससे ताल्लुक़ रखता है? ये कंज्यूमर वाली कैटेगरी से ताल्लुक़ रखेगा। उसके बाद प्रे क्या होता है? ये हम कोई भी ऐसा जानवर जो खाया जाता है, जिसका शिकार होता है, वो प्रे कहलाता है। एन एनिमल दैट इज़ काट एंड ईटन इज़ कॉल्ड एज प्रे। और ये जो दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बना है, ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रीडेशन कहा जाता है, कि जिसमें एक शिकारी है, एक शिकार है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम प्रीडेशन कहेंगे। अच्छा, आमतौर पे प्रीडेटर प्रे साइकिल ये इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में हेल्प कर रहा होता है। स्टेबल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़रूरत से कम नहीं होने चाहिए। तो ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है। तो यहाँ एक साइकिल चलता है। इसमें क्या होता है कि आम तौर पे जो पॉपुलेशंस हैं, चाहे वो प्रीडेटर की हो या प्रे की हो, उनकी तादाद एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यानी ये जो बात हमने डिस्कस की है कि साइजेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और दोनों एक ऐसा साइकिल क्रिएट करते हैं। न प्रीडेटर की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा होती है इकोसिस्टम के अंदर, न प्रे की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा होती। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो साइकिल है ये इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में हेल्प आउट कर रहा होता है। कैसे? साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिटरमाइंड बाय द साइज़ ऑफ अदर। तो ये बात अब समझनी है कि एक जो प्रीडेटर है उसकी जो पॉपुलेशन की तादाद है वो दूसरे की पॉपुलेशन की तादाद, यानी प्रे की जो पॉपुलेशन की तादाद है उस पर डिपेंड कर रही होती। तो साइकिल कैसे क्रिएट होगा? सपोज हम कहते हैं कि एक जगह एक इकोसिस्टम है, उसमें किसी भी वजह से प्रे की तादाद ज़्यादा हो, तो प्रे की तादाद ज़्यादा होने का मतलब है कि प्रीडेटर की तादाद ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फूड प्रीडेटर को मिलेगा, और जितना ज़्यादा फूड प्रीडेटर को मिलेगा तो प्रीडेटर के लिए आसानी होगी वो अपनी तादाद को बढ़ा सकें, क्योंकि ज़िंदा रहने वाले ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली जब आप कह सकते हैं प्रीडेटर की तादाद बढ़ेगी, यानी प्रे ज़्यादा हुआ, फूड ज़्यादा हुआ, तो उस फूड को खाने की वजह से सर्वाइवल बढ़ गया, और सर्वाइवल की वजह से क्या? प्रीडेटर की तादाद बढ़ गई। अब जो ही प्रीडेटर की तादाद बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रीडेटर ज़्यादा प्रे को खाएंगे, ज़्यादा प्रे को एज ए फूड इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रे की जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो, क्योंकि प्रीडेटर ज़्यादा हो गए, खाने वाले ज़्यादा हो गए, तो ऑटोमेटिकली फूड क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो। तो अगली चीज़ क्या है? प्रे बिगेन टू फॉल। जब प्रीडेटर की तादाद ज़्यादा होगी, प्रे की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी। अब जब प्रे कम होगा तो इसका मतलब है फूड कम हो जाएगा। तो ये जो ज़्यादा अमाउंट प्रीडेटर की थी, कुछ मरना शुरू हो जाएंगे जिनको फूड नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट प्रीडेटर की तादाद कम होना शुरू। अच्छा, जब प्रीडेटर की तादाद कम होना शुरू होगी, अब प्रे को खाने वाले कम हो गए, तो प्रे दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए, इसकी तादाद दोबारा बढ़ना शुरू, और ये दोबारा साइकिल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कि हुआ क्या? प्रे की तादाद बढ़ने से फूड ज़्यादा हुआ,
और फूड की वजह से प्रीडेटर का सर्वाइवल बढ़ गया, जिसकी वजह से इनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। जब प्रीडेटर की तादाद बढ़ी तो ऑटोमेटिकली प्रे को खाने वाले ज़्यादा हो गए। तो जब प्रे को खाने वाले ज़्यादा हो गए तो प्रे की जो अमाउंट है या उनकी जो तादाद है वो कम होना शुरू हो गई। अच्छा, जब प्रे का कम होने का मतलब क्या, प्रीडेटर का फूड कम हो गया, कुछ प्रीडेटर मरना शुरू हो गए, जिसकी वजह से प्रीडेटर का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो गया। तो जब प्रीडेटर कम होना शुरू तो ऑटोमेटिकली प्रे को खाने वाले कम हो जाएंगे, प्रे दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी एक बैलेंस रहता है। एक की तादाद बढ़ी, उसकी वजह से दूसरे की तादाद बढ़ी, जब दूसरे की तादाद बढ़ी तो पहले की तादाद कम होगी, ठीक है, जब ये कम होगी अब ये भी कम होगी। तो एक बैलेंस में हमेशा चीज़ रहती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो प्रीडेटर और प्रे का साइकिल है ये इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है। और जो पॉपुलेशन की जो साइज़ है, पॉपुलेशन की जो अमाउंट है एक ऑफ प्रीडेटर की, वो हमेशा प्रे की पॉपुलेशन की जो साइज़ है उस पर डिपेंडेंट होती है। या प्रे की जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो प्रीडेटर की जो पॉपुलेशन का साइज़ है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि प्रीडेटर प्रे का साइकिल स्टेबल रखता है इकोसिस्टम को। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल में याद रखेंगे 4-5 एग्जाम्पल आपकी बुक में, कैट और माउस, बिल्ली चूहा, फॉक्स एंड रैबिट, सील और फिश। सील मैमल्स जो आमतौर पे मछलियों को खाते हैं, फ्रॉग और मॉस्किटो, हॉक एंड स्मॉल बर्ड्स। अच्छा, इसमें जो जितने भी हैं इसमें जो पहले हैं वो प्रीडेटर्स हैं और जो स्लैश से बाद वाले हैं वो प्रे हैं। तो ये याद रखेंगे। बाद दफ़ा ये एमसीक्यूज में इसी तरह पूछ लिया जाता है, जैसे सपोज फॉक्स और रैबिट, इसमें प्रे कौन सा है, प्रीडेटर कौन सा है, ठीक है। तो जितने भी ये पहले वाले हैं वो सारे प्रीडेटर हैं और जो बाद वाले हैं वो आमतौर पे प्रे होते हैं। अच्छा, उसके बाद पैरासाइटिज़म, तो ये भी बहुत आसान डेफिनेशन है जिसको बहुत डिटेल से पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो। पैरासाइटिज़म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक पैरासाइट होगा और एक होस्ट होगा, दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो पैरासाइटिज़म होता है। पैरासाइट होता क्या है? अच्छा, यहाँ पैरासाइट की अगर हम एटिमोलॉजी देखें, एटिमोलॉजी का मतलब क्या, वर्ड ओरिजिन। बायोलॉजी में जब भी कोई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। पैरासाइट क्यों इस्तेमाल किया गया? पैरासाइट आमतौर पे ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में पैरासाइट उस शख्स को कहा जाता है, मैन दैट ईट फ्रॉम अदर टेबल्स, दैट ईट फ्रॉम अदर टेबल, जो दूसरा खाना खा जाते हैं। तो इस वजह से इसी कॉन्सेप्ट को हमने बायोलॉजी के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। कोई भी शख्स जो दूसरे का खाना खा जाता है तो उसको नुकसान भी कर रहा होता है, तो इस वजह से ये पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट हमेशा अपनी कोई भी बेनिफिट अगर अपने होस्ट से ले रहा होगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। आगे पैरासाइट आमतौर पे जब होस्ट से खुराक लेता है तो उसको नुकसान आमतौर पे डिजीज़ की शक्ल में पहुंचा रहा होता है। तो वो डिजीज़ जो आमतौर पे पैरासाइट की वजह से होती है उनको इन्फेस्टेशन कहा जाता है। तो बाज़ दफ़ा डिफरेंस आ जाता है, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन का डिफरेंस लिखें। आमतौर पे जो बैक्टीरियल अटैक की वजह से डिजीज़ होती है उसको इन्फेक्शन कहा जाता है और जो पैरासाइट के अटैक की वजह से डिजीज़ होती है उसे इन्फेस्टेशन कहा जाता है। तो ये दोनों में आमतौर पे डिफरेंस है, ये दोनों टर्म कंफ्यूज कर रही होती है, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन। उसके बाद दो तरह के पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो बाहर को कहा जाता है, एंडो अंदर को कहा जाता है। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं वो एक्टो कहलाएंगे। एंडो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडो पैरासाइट कहलाएंगे। जैसे एक्टो पैरासाइट की एग्जांपल है फंजाई काजिंग डैंड्रफ इन हेयर, जो हमारी खुश्की है वो फंजाई काज करती है जो हमारे बालों में रहती है। टेप वर्म इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, जिसको पेट के कीड़े भी कहा जाता है, यानी ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में टेप वर्म्स रहते हैं जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ काज कर रहे होते हैं। और ये चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से डिस्कस हुआ था कि टेप वर्म की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम क्या कहते थे, इन्फेस्टेशन। और जब टेप वर्म का इलाज हम करते थे तो इस प्रोसेस को हम कहते थे डिसइन्फेस्टेशन। तो ये चैप्टर नंबर 10 में इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन की टर्म बहुत यानी डिटेल से डिस्कस हुई। अच्छा, उसके बाद है सिम्बियोसिस। सिम का लफ्ज़ी मतलब है, जैसे
टुगेदर, और बियोसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है तो ये सिम्बियोसिस कहलाते हैं। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी है तो डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमारा सिम्बियोसिस का कॉन्सेप्ट है उससे। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग बेनिफिट्स टू बोथ, कि एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और दोनों को फ़ायदा हो। अब अगली टर्म हम जो इस्तेमाल करेंगे ये बिल्कुल डेफिनेशन म्यूचुअलिज्म पे फिट आती है। ये किस पे फिट आती है? म्यूचुअलिज्म पे फिट आती है। बेसिकली फिर ये डेफिनेशन यहाँ क्यों की गई, उसकी वजह ये है कि वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सिम्बियोसिस को डिफ़ाइन किया था उसने इस तरह की डेफिनेशन की थी। उसका नाम उसने 1877 बरहार्ड फ्रैंक, ये साइंटिस्ट था जिसने सिम्बियोसिस को डिफ़ाइन किया था कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के करीब रहें और वो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ तो ये सिम्बियोसिस कहलाते हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक साइंटिस्ट आया 1878 हेनरिच, उसने सिम्बियोसिस को उस तरह डिफ़ाइन किया जिस तरह हम आज डिफ़ाइन करते हैं कि इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज सिम्बियोसिस। वो इंट्रैक्शन मुख्तलिफ शक्लों का हो सकता है। प्रीडेशन, प्रीडेशन इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बियोसिस, पैरासाइटिज्म इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बियोसिस, कमेंसलिज्म इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बियोसिस, कंपटीशन इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बियोसिस। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंट्रैक्शन हैं जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, वो सारी किसकी टाइप है? सिम्बियोसिस की। लेकिन आपकी बुक में जो डेफिनेशन की गई है वो डेफिनेशन वो है जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने सिम्बियोसिस की थी कि दो ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे हों और उसके बाद दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स दें तो ये सिम्बियोसिस कहलाता है। अच्छा, जब दोनों की डेफिनेशन आ गई, 1877 में सिम्बियोसिस की म्यूचुअलिज्म वाली डेफिनेशन थी और 1878 के अंदर सिम्बियोसिस की वो डेफिनेशन है जो आज मशहूर है। फिर काफ़ी सारे लोगों के अंदर ना एक किस्म का इख्तिलाफ हो गया। कुछ लोग सिम्बियोसिस की पहले वाली डेफिनेशन को कंसिडर करते थे, कुछ लोग सिम्बियोसिस की दूसरे वाली डेफिनेशन को कंसिडर करते थे। फिर एक साइंटिस्ट आया 1949 एडवर्ड हेस्कल, उसने फिर आखिर में हतमी फ़ैसला किया कि जो सिम्बियोसिस है ये मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म के आपस के एक्शंस को कहा जाता है, को एक्शंस को कहा जाता है, को एक्शंस को, ठीक है। यानी दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हों और एक दूसरे से जो ताल्लुक़ जोड़ेंगे वो क्या कहलाएगा? सिम्बियोसिस कहलाएगा। तो उसके बाद फिर बायोलॉजिस्ट ने सिम्बियोसिस को वो डेफिनेशन करना शुरू कर दी जो आज मशहूर है कि इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो सिम्बियोसिस कहलाता है। बहरहाल अगर आप सिम्बियोसिस की डेफिनेशन आ जाए, आपने चूँकि बुक को फॉलो करना है तो इसको इसी अंदाज में डिफ़ाइन करना है। फ़र्क मैंने बता दिया कि पहले सिम्बियोसिस को इस तरह डिफ़ाइन किया गया, फिर बाद में सिम्बियोसिस को उस तरह डिफ़ाइन किया गया जैसे आज है, और इस डेफिनेशन को फिर म्यूचुअलिज्म के ज़ुमरे में ले आया गया। अच्छा, जैसे स्टेटमेंट कहती है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, तो रूट नोड्यूल्स इसकी एग्जांपल है और माइकोराइज़ा इसकी एग्जांपल है। रूट नोड्यूल्स में क्या होता है? आमतौर पे जो भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एक होस्ट होता है जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है, एक उसका सिम्बियोट होता है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। जैसे रूट नोड्यूल्स में होस्ट है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें फलीदार पौधे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पी प्लांट है, मटर का प्लांट है, पी प्लांट है, या बीन प्लांट है, लोबिया का प्लांट है, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं। उसके बाद इसका जो सिम्बियोट्स है वो बैक्टीरिया है जो रूट में रहते हैं एज ए नोड्यूल्स, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन, और ये बात बहुत डिटेल से पहले भी डिस्कस हुई है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लांट नाइट्रोजन को वैसे इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन को प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन को अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो वो ऑर्गेनिज्म जो इस नाइट्रोजन को पकड़े और ऐसी शक्ल में प्लांट को बना के दें जो प्लांट इस्तेमाल कर सकें, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ जो कन्वर्शन हो रही है कि ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड की शक्ल में कन्वर्ट करके प्लांट को दे रहे होते हैं।
यानी प्लांट ने भी आमतौर पे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनानी है, तो ये अमीनो एसिड खुद ही बना के प्लांट को दे देते हैं, तो प्लांट को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये एक दफ़ा MCQs में आया था, सरगोदा बोर्ड के पेपर में आया था कि जो रूट नोड्यूल्स में रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद किस शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। अब दोनों ऑप्शन थे, ज़्यादा मशहूर ऑप्शन है नाइट्रेट्स, लेकिन यहाँ अमाइनो एसिड। इस वजह से आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरह याद रखना है कि जब हम रूट नोड्यूल्स की बात करें तो वो नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड की शक्ल में देंगे। हाँ, प्लांट बदले में उसको फूड और प्रोटेक्शन दे रहा होता है बैक्टीरिया को। अच्छा, उसके बाद माइकोराइज, ये भी फर्स्ट ईयर में डिस्कस हुआ है। माइको फंजाई को कहा जाता है और राइजी रूट्स को कहा जाता है। तो ऐसी एसोसिएशन जो रूट्स ऑफ प्लांट और सर्टन फंजाई के दरमियान में जो एसोसिएशन हो वो माइकोराइजी। यहाँ प्लांट होस्ट होगा, उसका जो सिम्बियाट होगा वो फंजाई होगा। फंजाई क्या करते हैं, जो ज़मीन है उससे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, प्लांट की रूट्स आमतौर पे उसी जगह होती है जहाँ प्लांट मौजूद होते हैं या थोड़ी सी फैली हुई होती है। फंजाई क्या करते हैं, इसके साथ रिलेशनशिप बना के, और आपको पता है कि फंजाई का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो यहाँ न्यूट्रिएंट पड़ा होगा वो भी ऑब्जर्व करके प्लांट को दे रहा होता है। यानी आप कह सकते हैं फंजाई के रिलेशनशिप की वजह से प्लांट को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। और ये फर्स्ट ईयर में परसेंटेज भी लिखी हुई थी कि 95% जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो वो ये रिलेशनशिप शो करते हैं। अच्छा, बदले में क्या देते, कार्बोहाइड्रेट फंजाई लेते हैं, खुराक लेते हैं, और एक एंजाइम लेते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। इसका फ़ायदा क्या होता है कि फंजाई जो गले सड़े पत्ते होते हैं उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको डाइजेस्ट करता है। और डाइजेशन से क्या मुराद है कि डाइजेशन से मुराद ये है कि बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को आमतौर पे मोनोसेक्राइड की शक्ल में लेके आना, ये डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ सिम्बियोट्स का प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ, मिनरल्स मिल गए सॉइल और ज़्यादा अमाउंट में मिल गए, ग्रोथ अच्छी हुई। और प्लांट का फंजाई को क्या फ़ायदा हुआ, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गए और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी मिल गया ताकि वो गले सड़े पत्तों से खुराक आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये 3 रिलेशनशिप है आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। बाकी 2 रिलेशनशिप उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।